हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार। चलिए मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती हूँ। अब आपके साथ मुझे 1 घंटा बिताना है। मेरा मानना है कि ये जो समय है ना, बहुत टेस्टिंग भी है और एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत अनोखा भी है। शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा ही नहीं है। बहुतों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। जब मैं बॉम्बे में थी और बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था बिल्कुल, तो उस वक्त बिल्कुल ऐसी आपाधापी हुई थी। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रही थी और भाग के ऑफिस से बाहर आई तो मैंने एयर इंडिया बिल्डिंग दूर से दिख रहा था, वहां लपटें सुलग रही थी बिल्कुल, और सब तरफ से खबरें आ रही थी कि बस बॉम्बे में पता नहीं कितने ब्लास्ट हो गए। और तब लगा था कि पता नहीं जिंदगी पहले से रहेगी कि नहीं। और अब ये कोविड-19 कोरोना वायरस, किसने सोचा था कि हम एक दिन इस तरह से सब घर में कैद हो जाएंगे। कैद मुझे बहुत अजीब शब्द लग रहा है। कहने का मन तो ये हो रहा है कि हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने लोगों के साथ 24 घंटे बिताएंगे हम, और वो सब करेंगे जो शायद हमारे मन में बहुत दिनों से हम करना चाह रहे थे। बिल्कुल कैसे बिताएं ये वक्त? तो मुझे लग रहा है कि ये वाणी प्रकाशन समूह ने ये जो आइडिया निकाला है कि हम ये पूरा वक्त जो है साहित्य महोत्सव में बिताएंगे और अपनी तरह से कुछ न कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ रचनात्मक करेंगे। मुझे आइडिया बहुत जमा, और सच कहूं करने के लिए बहुत कुछ है। आप बताइए, आपने आज सुबह क्या क्या किया? मैं तो अपने यूजुअल टाइम में उठी। उसके बाद मेरे पास इतना वक्त था कि मैं 1 घंटे आराम से योगा कर सकूं। फिर जी भर के मैंने तमिल गाने सुने, वो गाने, भूले बिसरे गाने जो शायद अम्मा सुना करती थी अपने जमाने में। बहुत मजा आ रहा था। शारदा की आवाज और रामचंद्र की आवाज, सालों बाद सुन रही हूं मैं ये सब। और मुझे लगा कि कहाँ खो गई थी ये सब चीजें। तो क्या निराश होने की, फ्रस्ट्रेटेड होने की, कुंठित होने की जरूरत है? मेरे माने तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घर में बैठ के भी हम बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमें पॉजिटिव रखें। और सच कहें तो आज की तारीख में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अदिति माहेश्वरी गोयल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उसने मुझे आइडिया दिया कि हम फेसबुक लाइव करते हैं। और आज मैं जो है आपको कुछ दिलचस्प चीजें बताऊंगी। एक तो मैं अपने नए उपन्यास एफओ जिंदगी से कुछ आपको चैप्टर सुनाऊंगी, कुछ किस्से सुनाऊंगी। और दूसरा, जिस काम के लिए आज मैं आई हूं यहाँ, वो है एक छोटा सा वर्कशॉप, शॉर्ट स्टोरी वर्कशॉप। और खासकर आजकल जो हम छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं सोशल मीडिया के लिए, किस तरह लिखें, क्या करें, आपके पास क्या आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया को आप कैसे जामा पहनाएं, और क्या जब हम कुछ लिखते हैं, खासकर मैं हिंदी की ही बात कर रही हूं, तो क्या उससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम एक बड़े से बड़े समूह तक पहुंचे, इन सब पे केंद्रित है आज का एक मेरा छोटा सा वर्कशॉप। कोशिश करते हैं हम सब मिलकर कुछ लिखने की, कुछ गढ़ने की, कुछ अच्छा टाइम पास करने की। ये रही मेरी डायरी और ये रहा मेरा नोट। मैं आप लोगों को 5 मिनट देती हूँ। आप सब जो है अपने हाथ में एक कागज और पेन या कुछ पेंसिल वगैरह कुछ ले आए। तब तक मैं अपने नए उपन्यास एफओ जिंदगी का एक चैप्टर आपको सुनाना चाहूंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का वर्कशॉप। तब तक तैयार हो जाइए, कुछ कागज, कुछ आइडियाज, कुछ पेन और कुछ सोच के साथ। तो शुरू करें। एफओ जिंदगी, क्या मतलब है एफओ जिंदगी का, बताइए। तो ये नॉवेल जब मैं लिख रही थी, कि मेरा बिल्कुल वर्किंग टाइटल था। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बिना शीर्षक के मैं न लेख लिख पाती हूँ, न कहानी लिख पाती हूँ, उपन्यास तो दूर की बात रही। तो एक वर्किंग टाइटल या वर्किंग शीर्षक होना चाहिए। उस वक्त जिस तरह की मेरी मन की स्थिति थी और जो मैं सोच रही थी, मैंने शुरुआत की एफओ जिंदगी से। आप जो चाहे समझ लीजिए। हाँ, बाद में मैंने बहुत सारे प्रयोग भी किए, लोगों से पूछा कि भाई एफओ का मतलब क्या होना चाहिए, बताइए। कुछ लोगों ने कहा फन ओवर
फन अनलिमिटेड या जो चाहे। मैंने ऐसी वर्किंग टाइटल दिया था, फालतू सी ओवर सेंसिटिव। बट सच कहें तो एफओ का मतलब एफओ होता है, जो आज की मिलेनियल जनरेशन जो है हर दूसरे लाइन के बाद प्रयोग करती है। अच्छी बात है। और ये जो मिलेनियल जनरेशन है मुझे बहुत पसंद है। उनकी सोच, जिस तरह से वो जिंदगी को लेते हैं, अपने लिए जो करते हैं, दूसरों के लिए जो करते हैं। आप चाहे इन्हें आत्मकेंद्रित कह लीजिए, आप चाहे सेल्फिश कह लीजिए, आप चाहे ये कहिए कि वो जो है जिम्मेदारियों से भागते हैं, पर ये आप कह रहे हैं। सच बात ये नहीं है। आप उनसे पूछ के देखिए, वो आपको ओल्ड जनरेशन कहते हैं, ओल्डी। तो सच तो ये है कि हर पुरानी जनरेशन को नए जनरेशन में कोई ना कोई कमी या खामी नजर आती है। मेरा मानना है कि ये जो जनरेशन है और इस जनरेशन के जितने भी लोग हैं, युवा दोस्त, उनसे मिलकर मुझे बहुत मजा आता है, बिल्कुल। और मेरी जो दोस्तों की फहरिस्त है उसमें इस जनरेशन के लोग ज्यादा से ज्यादा हैं। जो मेरी कहानियां पढ़ते हैं, मैं उनसे राय लेती हूँ। हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, बहस करते हैं, खाने पे बहस करते हैं, न्यूज पे बहस करते हैं। मैं सबको याद करना चाहूंगी, मेरे सारे युवा मित्रों को, प्रतिष्ठा, पूर्व, तुषार, अदिति, और मुझे बताइए मेरी बॉम्बे की फ्रेंड जो है हिमिका, रूपाली, पूनम, अभिषेक, पंकज, हाँ, सारा, मिट्ठू, पवनी, हाँ, ये सारे के सारे उसी एज ग्रुप के हैं जो मुझे इतनी ताकत देते हैं, इतना डोज देते हैं कि मुझे लगता है मैं भी उनमें से एक हूं। तो शुरू किया जाए। बस फटाफट एक छोटा सा चैप्टर शुरुआत में पढ़ दूं, उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्कशॉप। चलिए, तो ये जो एफओ जिंदगी है इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। एक तो हीरो है गौरव, और बहनें हैं 2, इति और श्रुति। इति, श्रुति, गौरव, ये 3 मिलकर इस पूरे उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। और ये उपन्यास भी है इस तरह से 3 चैप्टर में। पहले बड़ी बहन इति का चैप्टर, फिर श्रुति का चैप्टर, फिर गौरव का चैप्टर। तो मैं शुरू कर रही हूं इति से। बड़े पंगे हैं ड्रामा क्वीन की लाइफ में। कौन कहता था कि वह पूरी ड्रामा क्वीन या एंथू कटलेट है? उसे अंदर बाहर से इतनी अच्छी तरह से जानने वाला शख्स मस्खरे मोनू के अलावा और कौन हो सकता था? 10 साल पहले लाइफ के कुछ अलग मायने थे। लगता था वह कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हंसकर, इतराकर, चप्पू भरी बातों से, जिद करके, अकड़कर, रोकर, आंखें सुझाकर, गाल फुलाकर, थप्पड़ मारकर। 22 साल की इति, खुद को खूब से ज्यादा सुंदर मानने वाली। मोनू ही नहीं, तमाम दोस्तों को जूतों की नोक पर रखने वाली। लेकिन कुछ तो था इति में जो उसके सभी दोस्त गुड़ पर मंडराने वाले मक्खियों की तरह खिंचे चले आते थे उसकी ओर। वह छल्लेदार बातें करती थी, जरूरत पड़ने पर हाथ भी बढ़ा देती थी। दोस्तों के साथ ढेर सारा वक्त बिताती थी, रात रात भर पार्टी करती थी। जिन दोस्तों को अपने घरों में छूट नहीं थी वे उसकी शरण में जाते थे, दिलदार कहते थे उसे। वह मुस्कुराती, आंखों तक खिंच आई मुस्कान। उसे भी सबकी तरह लगता था कि उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उसे हमेशा द बेस्ट ही मिलेगा, दूसरों से कहीं बेहतर, दूसरों से कहीं ज्यादा। ओह, तो चूक कहाँ हो गई? किससे हो गई? कैसे हो गई? आज 32 साल की इति राजधानी में एक पुरानी सी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर के 2 BHK फ्लैट में रहती है, अपने मम्मी पापा के पुराने फ्लैट में, बिल्कुल अकेली। आसपास बस दोस्त के नाम पर गिन चुनकर एक मोनू है, बाकी सब गुजरे जमाने की बात हो गए। 10 साल लगता है बहुत जल्दी गुजर गए होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। 22 से 32 सालों के बीच के 10 सालों के गुजरने में हजारों साल लगे हैं, हजारों हजार साल। बीच में है इति और उसके हाथ से फिसलती नामाकूल जिंदगी। सुबह से उसके घर में फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। ट्रू कॉलर में किसी पुलिस वाले का नाम लिखा है, कोई सिंह। वह क्यों उठाए? 10-12 बार के बाद उठा लेती है। सिंह
नाम से लगता है आवाज रोबीली होगी, पर एकदम पतली और किरकिरी सी आवाज। आप मिसेज राज बोल रही हैं? या आपके हस्बैंड कल जेल से छूट रहे हैं, इसलिए 10 सेकंड के लिए मुर्दनी चुप्पी पसर गई। फिर उसने कहा, ओह कल? लेकिन आई मीन इतनी जल्दी? अभी तो 2 साल बाकी है। सिंह साहब शायद नाराज हो गए हैं। शायद उनको पता ही नहीं कि उस आदमी को तो इति ने जिंदगी से बहुत पहले डिलीट कर दिया था। Ctrl+Z डिलीट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मिसेज राज, कल आप सुबह 8 बजे तिहाड़ पहुंच जाइए। उनका जो भी हिसाब किताब आप उन तक मेरी एक बात पहुंचा सकते हैं? आप खुद कल आकर बात कर लीजिए, मेरा काम। टेल हिम गो टू हेल। वह शायद कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला उठी थी। इति के लिए चिल्लाना कोई नई बात नहीं थी, पर एक सामान्य चीख से भी तेज, तीखी, गले से, पेट से, दिल को चीर कर निकली आवाज। ऐसी आवाज के बाद देर तक गला फटा फटा रहता है, सांसें बंद सी होने लगती हैं, दम घुटा घुटा सा लगता है। इति लगभग पस्त सी कारपेट पर औधे मुंह लेटी थी। गौरव आज उसकी जिंदगी में वापस कैसे आ सकता है? नहीं, जो थोड़ा बहुत सुकून बचा है जिंदगी में, उससे वह किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी। सुन्न पड़ रहा है इति का शरीर, इतनी ताकत भी नहीं कि उठकर अपने लिए एक कप चाय बना ले। फोन की घंटी बजे जा रही है। अब कौन? उठने का मन नहीं है, चुपचाप पड़ी है जमीन पर। कुछ देर बाद आंसरिंग मशीन चलने लगती है। पहचानी हुई आवाज, वह चिहुक कर उठ बैठती है। श्रुति, आप घर पर हो क्या? हम कल आ रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है हमारी, वायरल है। डोंट वरी, हमें लेने आने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएंगे। आप घर पर रहिएगा ना? गौरव की आवाज। चाहे यह आवाज कहीं से भी आए, वो धोखा नहीं खा सकती। 2 पल लगे उसे समझने में। गौरव ने इति नहीं श्रुति कहा है। आंसरिंग मशीन का टेप 10 बार सुन लिया। श्रुति ही है, बिहारी लहजे में बोला गया, श्रुति। वह पूरी तरह उठकर बैठ गई। गौरव श्रुति से कह रहा है कि वह कल घर आएगा, उसकी छोटी बहन से। उसका पति, जिसके हाथों उसके पापा का कत्ल हुआ, वह उसकी छोटी बहन से कह रहा है कि कल घर आएगा। उसके घर, इति के घर। शुरुआती कुछ पन्ने थे, चलिए बाद में मौका मिला तो कुछ और सुना दूंगी। अब हम शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप। आप लोग तैयार हैं ना? चलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ये जो मेरी आदत है पानी पीते हुए गिराने की, इसका कुछ कर नहीं सकते, डीएनए में है मेरे। आप लोग तैयार हैं वर्कशॉप के लिए? तो ये हम आज बात करेंगे कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखें, क्यों लिखें, और अगर आप लिख ही रहे हैं तो उसका क्या करें फिर। और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें। मैं इस लाइव फेसबुक लाइव के बाद वादा करती हूं कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, पर्सनली जवाब दूंगी बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है मेरा चश्मा इतना पावरफुल नहीं है कि मैं जो है पढ़ पाऊं, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आसान होगा ये कि मैं अभी अपनी पूरी बात कर लूं और उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूं। अच्छा, शुरू करते हैं। 10 पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट, वाई शॉर्ट स्टोरी। छोटी कहानी कितनी छोटी होनी चाहिए? क्यों आजकल सब ये कह रहे हैं कि भाई छोटी कहानियां या शॉर्ट स्टोरीज लिखी जानी चाहिए? और इसका क्या कोई मार्केट है? क्या इसके कोई पाठक है? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि जितने भी अब रिसर्च आ रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि आमतौर पर 18 साल से लेकर 38 साल तक के लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बस 3 से 10 मिनट तक है। 3 से 10 मिनट तक वो किसी चीज को ध्यान से पढ़ पाते हैं और उसके बाद से उनका अटेंशन स्पैन लूज करने लगता है बिल्कुल। तो इसमें आप एक शॉर्ट स्टोरी ही लिख सकते हैं। मेरा मानना है 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 100 शब्द, 80 शब्द मान लीजिए आप, है ना। तो आप अगर एक
एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि ये कम से कम 300 शब्द की हो और अधिक से अधिक 800 से 1000 शब्दों की, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तो आपकी वो लघु कथा का मतलब ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। और इसकी खासियत क्या होनी चाहिए? खासियत होनी चाहिए कि क्रिस्प हो, आसान भाषा में लिखी जाए, आसानी से ग्रास्प हो जाए। तीसरी अहम बात, छोटी कहानियां या शॉर्ट स्टोरीज की मार्केटिंग बड़ी आसान होती है। ये मैं आपको बाद के मुद्दे में, बाद के पॉइंट में और अच्छे से समझाऊंगी। और इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आजकल जिस तरह के ऑडियो ऐप बन रहे हैं, पॉडकास्ट बन रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया के लिए, छोटी कहानियों का मार्केट बढ़ता जा रहा है। आपने फेसबुक खोला, आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने ट्विटर खोला या यूट्यूब खोला और कहानी चलने लगी, सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई कहानी। आप उस कहानी को ज्यादा महत्व देंगे और अगर वही कहानी, वही किरदार, वही जो है लंबे लंबे वाक्यों में आधे घंटे तक उलझ रही है तो शायद आप 5 मिनट के बाद बंद कर दें। तो शॉर्ट स्टोरी की सबसे पहली शर्त है कि इसका विषय बहुत बढ़िया होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए और इस तरह से प्रस्तुत इसे किया जाना चाहिए कि वो सामने वाले को आकर्षित कर सके। अगर इसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कृपया आप इनबॉक्स में पूछ लीजिए या नीचे पूछ लीजिए, मैं सवालों के जवाब दूंगी। आप चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सब्जेक्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लघु कथा में हम क्या विषय रखें, किस तरह के विषयों पर हम बात कर सकें। बिल्कुल, तो इस पे भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं क्योंकि इन दिनों मैं काफी शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ सोशल मीडिया के लिए, पॉडकास्ट के लिए और दूसरे एप्स के लिए। तो लगातार मेरे पास ऐसे रिसर्च आते रहते हैं। तो इसमें से जो बहुत पॉपुलर जॉनर है वो मैं आपको बता दूं, रोमांस सदाबहार है। हालांकि अभी एक पॉडकास्ट में मुझे वहां के प्रोड्यूसर ने बताया कि रोमांस बिकता है, शॉर्ट स्टोरीज में बिकता है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। बाद में बात करेंगे रोमांस पे तफसील से। हॉरर एक ऐसा नया विषय या जॉनर बन गया है जिसपे बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो पढ़ना चाहते हैं। मुझे ही नहीं पता क्यों, पर मैंने देखा कि जब मैं हॉरर पे लिख रही थी, हॉरर पे ऑफ कोर्स मैं थोड़ी देर बाद अपने उपन्यास, अपने कहानी संग्रह रूह की प्यास के बारे में भी बात करूंगी। और उसके अलावा मैंने कई सारे भुतहा कहानियां लिखी हैं फेसबुक पे और मैंने पाया है कि वो कहानियां मास अपील रखती हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो ये हॉरर जो है अचानक पिछले 2 सालों में इतना पॉपुलर कैसे हो गया है, इस बारे में रिसर्च करना जरूरी है। पर पहले हम बात करते हैं विषय की कि हॉरर एक बहुत पॉपुलर जॉनर हो गया है। इसके बाद कॉमेडी है, सदाबहार। अगर आप कुछ मजेदार कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप कुछ काम करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि इन दिनों सबसे ज्यादा बिकाऊ यही है। उसके बाद सस्पेंस का नंबर आता है, फिर थ्रिलर का नंबर आता है, फिर सोशल का नंबर आता है, मतलब पारिवारिक। मैंने तो इन सब रिसर्चों से यही पाया है कि जो हम आम जिंदगी में जीते हैं वो चीज मुझे लगता है कि हम लोगों को कहानी पढ़ने, सुनने और देखने में बहुत मजा नहीं आता। जैसे आप वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, तमाम वेब सीरीज जो है वो या तो क्राइम पे है, सेक्स पे है, थ्रिलर पे, सोशल थीम वाले सब्जेक्ट्स इन दिनों बहुत नहीं चल रहे। सोशल थीम में भी आपको फिर अलग तरह कहानी को कुछ मोड़ देना होगा, बिल्कुल उसमें भी आपको कोई पंच लाना होगा, बिल्कुल, है ना। बधाई हो में जैसे उन्होंने दिखा दिया कि माँ बाप जो है एक उम्र के बाद, मतलब बड़े बच्चे होने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है माँ उनकी, इस तरह से आपको कोई पंच लाना होगा जो हम आम जिंदगी में नहीं देखते। आम जिंदगी किसी को पसंद नहीं आती है। तो इसमें से आप विषय चुन लीजिए कि आपको किस विषय पे कहानी लिखनी है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो पॉइंट नंबर 3 ये है, आप अपने लिए किस विषय का चुनाव करें। कि आप पे निर्भर करता है भाई। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं हॉरर से डरती हूं। मैं अब तक
जो है अकेले बैठ के हॉरर फिल्म या हॉरर सीरियल नहीं देख पाती, पर जब लिखती हूँ हॉरर तो मजा आता है मुझे लगता है मैं एक अननोन दुनिया में विचर रही हूँ, ऐसी दुनिया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैं आगे क्या लिखने वाली हूँ, मेरे किरदार क्या करने वाले, कहाँ से कौन निकलेगा, मेरे पीछे से पता नहीं कौन निकल रहा है इस वक्त। तो मजा आता है एक अननोन टेरिटरी में विचरने में। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस विषय में लिखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको क्या पसंद है, फिर एक सिचुएशन के बारे में सोचिए आप, और उस सिचुएशन को आपको शब्दों का मतलब अमली जामा पहनाना होगा। बेसिकली मैं जिस बात पे बहुत जोर देती हूँ वो है स्लाइस ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी के ही टुकड़ों को कहानी में पिरोना चाहिए, फिर उस टुकड़े को आप मजेदार रूप दें, हॉरर का रूप दें, सामाजिक रूप दें, रोमांस का रूप दें, लेकिन मजा आता है उसी में जब आप इस तरह जो है जिंदगी में जो घटनाएं घटती है हमारे आसपास, स्लाइस ऑफ लाइफ, उनको कहानी का अमली जामा पहनाए। चौथे नंबर पे आप अपने आसपास जिनसे मिले हैं उनके बारे में लिखें। आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूं। हमारे आसपास रोज हम बहुत लोगों से मिलते हैं, आज की बात छोड़ दीजिए, अब आगे भी मिलेंगे 2-3 महीने बाद। कचरा बीनने वाले, सब्जी बेचने वाले, कोई नया पड़ोसी, आप मार्केट में मोमोज खाने गए वो लड़का, अजीब सी दिखने वाली कोई लड़की जो मेट्रो में आपको मिल गई है जिसने यहाँ टैटू करा रखा है, बिल्कुल ऐसे लोग हमें बड़े आकर्षित करते हैं। मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं वैशाली में रहती हूँ, वैशाली सेक्टर 5 में, और मेरी बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही मतलब बुढ़ा बुढ़ी कहना चाहिए, मैं उनको अम्मा और बाबा कहती हूँ, वो सब्जी का ठेला लगाते हैं। 6 बजे आते हैं और वही लोग हैं जो 11 बजे तक रहते हैं यहाँ। मुझे कई बार सहूलियत होती है, जैसे घर आके मैंने रात को देखा मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है, आलू नहीं है, मैं फटाफट रात को जाके ले आती हूँ। और अभी जाके मुझे एहसास हुआ कि उनसे पूछूं कि अम्मा आप इतनी देर तक रात को क्यों रहते हो, जब यहाँ कोई नहीं रहता तो आप क्यों रहते हो। तो उनकी कहानी समझ में आई, ये समझ में आई कि वो उनके 2 बेटे थे, मतलब है सॉरी मरे नहीं है बट अलग हो गए। तो वो जो 2 बेटे हैं, शादी हुई 3 साल पहले, दोनों बेटों ने उनको घर से निकाल दिया। अब मैंने कारण नहीं पूछा, कुछ होगा बिल्कुल, पर वो दोनों बेचारे इतने कर्मठ से लोग हैं कि मुझे नहीं लगा कि क्या वजह हो सकती। होता है ऐसे घर घरों, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, तो ये अपने बेटों का घर छोड़ के यहाँ खोड़ा में उन्होंने 1 कमरे का घर लिया। और उसके बाद अब मैं उनकी अगर रोज की आपको दिनचर्या सुनाऊं तो आप चौंक जाएंगे कि ये दोनों जो है सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के अम्मा जो है खाने पीने की तैयारी करती है, और बाबा जो है वो पिछले दिन की जो सब्जियां हैं जो बची हुई हैं उनको ठीक करते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी, और वहां से वो सब्जियां खरीदते हैं। इनके पास एक ठेला है, हाँ, उसी ठेले में वो सब्जियां खरीदते हैं नवीन सब्जी मंडी से, और वहां से फिर वो खोड़ा अपने घर जाते हैं। तो घर पहुंचते पहुंचते बताते कि 10 बज जाते हैं उनको, और जितनी सब्जियां रात की बची हुई है उनको ठीक करना, नई सब्जियों के साथ मिलाना, और उसके बाद घर जाना, खाना खाना, रात के लिए खाना बनाना। इतना करने के बाद वो दोनों 1:30 बजे जो है ठेला लेके निकलते हैं और सेक्टर 3 में ठेला लगाते हैं। पहले सेक्टर 3 में शाम को लगभग 5:30-6 बजे तक ठेला लगाते हैं। फिर उसके बाद वहां से वो जो है ठेला वैशाली लेके आते हैं मेरी बिल्डिंग के सामने, और यहाँ पे वो रात को 10:30-11 बजे तक बेचते हैं। और घर पहुंचते पहुंचते वो कहती है कि यहाँ से ठेला जो है वो आदमी सामने से लुढ़काता है, वो बेचारी अम्मा पीछे से ढकेलती है, तो उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते हैं। तब सो नहीं सकते तुरंत, क्योंकि उनको सारी सब्जियां फर्स्ट फ्लोर में ले जानी होती, क्योंकि नीचे जो है कुत्ते हैं और भी कई है, तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, या कोई उठा ले जाएगा, या कुत्ते ही जो भी है बिखरा देंगे। तो सारी जितनी सब्जियां हैं ठेले की खाली करके फर्स्ट फ्लोर में लेके गए। वहां पे जो सड़ी सब्जियां हैं फिकी, जो अच्छी सब्जियां हैं उनको उन्होंने रख दिया, और इसके बाद जो है वो खाना खाते हैं और सोते हैं लगभग 1 बजे। फिर सुबह उनकी 4 बजे उनका रूटीन शुरू हो गया। ये जो अम्मा की कहानी थी, मैं इतनी हिल गई, अभिभूत तो बहुत ही गलत शब्द है, हिल गई कि मैंने तय कर लिया कि मैं सब्जी अब सिर्फ इनसे खरीदूंगी। जो क्या हुआ, जो अम्मा बाबा मुझसे
50 पैसे 5 रुपए ज्यादा ले ले, अपनी मर्जी से दे दूंगी, लूंगी नहीं से। जो बंदे इतने कर्मठ हैं और उनके अंदर की कहानी, क्या ये कहानी नहीं है? क्या ये कहानी नहीं है कि मेट्रो में जिस लड़की को आपने देखा है, 4 रंग के बाल हैं जिसके, और शरीर मतलब चेहरे पे कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पे उसने कुछ रिंग या कुछ पहना नहीं हो। क्या हो अंदर की कहानी, क्या होगी? कौन होगी ये लड़की? 17-18 साल की लड़की, हाँ। और ये जो पूरे चेहरे पे टैटू बना के घूमने वाले बच्चे हैं, क्या है उनके पीछे की कहानी? हाँ, या वो जो लड़का जो मोमो बनाता है और इतना बढ़िया गाना गाता है वो, हाँ, क्या गा रहा? फूलों का तारों का सबका कहना है, ऐसी कुछ गा रहा था। नहीं नहीं नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई फत्तर से ना मारे मेरे दीवाने को, प को फ बोलता था। और वो क्या बात है, हम सब फरमाइश पे फरमाइश करते रहते हैं कि तू सुना दे भाई, कोई फत्तर से ना मारे मेरे दीवाने को। कहानियां हमारे सामने बिखरी हुई हैं, बस इनको, इन कैरेक्टर्स को हमें लेना है। और अगर आप थोड़े ज्यादा एडवेंचरस हैं और थोड़ा ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, रिकॉर्ड कर लें। मुझे लगता है आज की तारीख में कहानी कहने का सबसे अच्छा तरीका है रियल कहानियां, वो कहानी जो असली जिंदगी में घट रही है, असली लोगों के पास है। असली कहानी या आपकी रियल जिंदगी पे भारी पड़ती है। वरना हम में से किसने सोचा था कि 2020 की शुरुआत ऐसी होगी, जनवरी फरवरी में कम्युनल दंगे, और उसके बाद ये जी बैठे हैं, मार्च अप्रैल में हम घर में हैं, कोरोना वायरस नाम भी नहीं सुना। अब जाके हमें पता चल रहा है कि चीन के लोग पता नहीं कैसे कैसे जानवर खाते हैं और जानवरों से पता नहीं क्या क्या होता है। बिल्कुल, तो ये सब कहानियां ही तो हैं, जिंदगी से मिली हुई कहानियां। इनको आप, इनका सूत्र पकड़िए आप और इनके बारे में लिखना शुरू करिए। तो अगर आप असली जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आपको एक से एक बढ़िया कहानी मिलेगी। 5वां पॉइंट, आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए, घुमाए नहीं। 4 कहानी सोच के मैं एक कहानी लिख दूंगा, इस तरह से ना कभी सोचे ना कभी करे। चूचू का मुरब्बा किसी को पसंद नहीं आता, हालांकि हम में से किसी ने चखा नहीं है, मैं एक दिन चखना चाहती हूँ। बट चूचू का मुरब्बा मत बनिए, न किसी को खिलाइए। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट हो, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो और आपके पास कहने के लिए कुछ हो। अब 6th पॉइंट पे आ जाइए, स्टोरी और पॉडकास्ट। जो चाहे लिखे, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना। आपने 300-400 शब्दों में कोई कहानी लिख दी, किसी से मिले आप या कोई भी मजेदार बात, आप अगर घर में किसी को दिखाना चाहें, पढ़वाना चाहते हैं, पढ़वा लें। लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया से बेहतर आज की तारीख में और कोई मंच नहीं है। आप सोशल मीडिया में कहानियां डालिए, ठीक है, और आप अनाउंस करिए। बिना अनाउंस के या बिना शीर्षक के आप कोई चीज देंगे ना, वो चीज बिल्कुल आकर्षित नहीं होती। आपको कहना पड़ेगा ये कहानी है, क्यों लिखी, एक शीर्षक, फिर आपको एक लाइन में बताना पड़ेगा क्यों लिख रहे हैं आप, हाँ, और उसके बाद आप कहानी शुरू करिए। आपने सोशल मीडिया में डाल दिया, बिल्कुल। इसके बाद आप चैन की सांस लीजिए और दूसरी कहानी का प्लॉट बनाइए। इसी के साथ जुड़ा है मेरा पॉइंट नंबर 7, कंसिस्टेंसी। आपने एक दिन कहानी लिखी या एक पॉडकास्ट डाल दिया या एक इंटरव्यू डाल दिया, गायब रहे महीनों, हाँ, कोई नहीं पूछेगा आपको। आज के जमाने में जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक काम रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक ही समय पे आ रहे हैं, तब जो है लोग आपका अटेंशन लेना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, ये जो अबीरा है उसकी पोस्ट देखनी पड़ेगी, 4 बज गए, वो जरूर कुछ ना कुछ नया डालेगी। तो आपकी जो कहानी है, जो शॉर्ट स्टोरी है, आप देखिएगा आपके फ्रेंड लिस्ट में अगर 1000 लोग हैं तो कम से कम उसमें से, मैं अगर आपको परसेंटेज वाइज कहूं, 10% थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं प्रोबेबिलिटी मांगती हूं 5 से 6%। 50 से 60 लोग रोज इंतजार करेंगे कि आप क्या नया लिख रही हैं। और अगर आप कुछ रोज नया लिख रही हैं, रोज अपने पोस्ट में कुछ डाल रही हैं, तो मान के चलिए रोज आपके पास कम से कम 10 से 20 नए फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे।
लोगों को ऐसी ही पोस्ट पसंद आते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, बिल्कुल, जहां नया कुछ पढ़ने को मिलता है। आप ये बिल्कुल भूल जाइए आपकी बात बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप नोबेल प्राइज विनर कुछ लिख रहे हैं, ये इस भाव से मत लिखिए। शुरू में आपको जो रिसर्च करना है, शुरू में जो काम करना है, आपको सिर्फ अपने लिए करना है और अपना जो है एक बेस बनाने के लिए करना है। आप सब्जेक्ट बना लीजिए, आप विषय बना लीजिए। आप अगर किसी चरित्र के बारे में लिखना चाहते हैं कि मैं इनसे मिला, इनसे मिली, वो कॉमेडी तो कॉमेडी, हॉरर हॉरर, सोशल, कुछ भी, लेकिन रोज आपका पोस्ट आना चाहिए। रोज लिखिए और नए मित्र बनाते चलिए, नए लोगों को अपने संग जोड़ते चलिए। मैंने 7 पॉइंट बता दिए हैं, 8, 9, 10 बाकी है। थोड़ा रुक के बताती हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा चलिए, अब हम क्या बात करें। एक फरमाइश मेरे पास, क्या कहना चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास पूनम का एक रिक्वेस्ट आया हुआ है कि मैं बॉम्बे मेरी जान, जो वाणी से 3 साल पहले एक किताब छपी थी, इससे मैं एक किस्सा सुनाऊं, और खास तौर पर हिजड़े का किस्सा। ये किताब मैं कहूंगी मैंने एक्सीडेंटली लिखी। बॉम्बे में मैं करीब 17 साल रही हूँ। आज भी मेरे सपनों का देश है बॉम्बे, बिल्कुल। मतलब आंख बंद करती हूँ तो कई बार लगता है दिल्ली नहीं, बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे में मैं चूंकि बिल्कुल बेसिक पत्रकार थी, मैं शुरू में लगभग 9 साल तक धर्मयुग में थी, फिर मैं सोनी टेलीविजन में रही 3 साल, तो इतना अनुभव हुआ कि पूछो मत। और वहां लोकल ट्रेन, बस, पैदल, दुनिया नापी है। बॉम्बे में आज भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। 2 बजे भी रात को पहुंच जाऊं एयरपोर्ट से, कहीं भी निकल सकती हूँ। चप्पा चप्पा जानती हूँ, नए जो कुछ बने होंगे उनके अलावा। वहां पे कुछ बहुत दिलचस्प किरदारों से मेरी मुलाकात हुई। वैसे तो लोकल ट्रेन में रोज ही मुलाकात होती है। तो सबसे पहला एक किरदार था, वो लोकल ट्रेन में जो है टप 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 टपली करते हुए गाना गाया करता था, बिल्कुल। उसे मेरी जब 2-3 बार मुलाकात हुई तो मैं सोच रही थी कि उसके बारे में मैं कोई स्टोरी करूंगी या कुछ कहानी लिखूंगी उसके बारे में। तो मेरी हीरा से दोस्ती हो गई, बिल्कुल। छगन नाम था उसका, वो हीरा कहता था अपने को। वो जो है, उससे मिलने के बाद, मतलब वो उम्र भी ऐसी थी, 23-24 साल की थी मैं। आप खामखा जो है रिस्क उठाने को भी तैयार होते हो, और डर तो लगता ही नहीं है बॉम्बे में। जब मैं उससे मिली, मैंने उससे बात की और उससे कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, कहानी बताओ। तो उस वक्त जाके मैंने उसे कहीं से एक लोकल शॉप से जीन्स भी दिला दिया, उसे कुछ खिला भी दिया और सब कुछ। वो जो कहानी निकल के आई, और 4-5 बार मिली, और उस लड़के से मिलने में धारावी भी गई अपने भाई रवि के साथ। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या अनुभव रहा मेरा। आज भी वो जो छगन है, मुझे लगता है कि मैं मिलूंगी तो, अगर बंदा जिंदा रहा, ड्रग एडिक्ट था वो, चर्सी था, छोटा सा लड़का। और आपको पता है बॉम्बे में जो रैक पिकर्स होते हैं उनका क्या बुरा हश्र होता है। उस बच्चे के साथ भी हुआ ये सब। 14-15 साल का रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं। उस कहानी का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने उसके बारे में एक चैप्टर लिख दिया, एक पूरा, लगभग 15,000 शब्दों में। वो मैंने अदिति माहेश्वरी, वाणी प्रकाशन ग्रुप की डायरेक्टर, उनको भेजा। उन्हें वो बहुत पसंद आया। वो कुछ नया करना चाह रही थी उन दिनों, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस तरह के 3 चरित्रों के बारे में हमें लिख के दे दीजिए। तो दूसरा जो चरित्र था वो एक बार डांसर का था, और बहुत मजेदार। मैंने जब उससे पहली बार मिलने के बाद पूछा था कि अरे क्या मुंबई में कोई भी बार डांसर बन सकता है क्या, तो मेरे को देखी ऐसे हिकारत से और बोली, हाँ थोबड़ा बिबड़ा तो अच्छा दिखना मांगता है ना। तो जाहिर था कि मुझ पे कमेंट मार रही थी थोबड़ा बिबड़ा, पर लाजवाब एक्सपीरियंस। और तीसरी मुलाकात हुई थी मेरी ज्योति से, हिजड़ा। ज्योति के नाम से आज भी मैं भावुक हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ होगी, जहां भी रहे खुश रहे, उसे वो सब चीजें मिले जो जिंदगी में उसे ना मिल पाई। इतनी पवित्र और गजब, मैं बता नहीं सकती। तो उसी ज्योति के बारे में मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी, शुरुआती। हाँ बिल्कुल, उस दुनिया की ज्योति। आप देख सकते हैं इस तरह का इलस्ट्रेशन बना था ज्योति के लिए, और ये है बॉम्बे मेरी जान। आराम से पढ़ के सुनाऊंगी।
एक छोटा सा चैप्टर कि कैसे मैं ज्योति से मिली। अंधेरी तंग गलियों के भीतर भीतर, गर्द और गुबार से आगे, मैं एक ऐसी दुनिया के सामने खड़ी थी जो अपने आप में एक अनूठा संसार था। फूलों और रंग बिरंगी पन्नियों से सजा 2 तल्ले का मकान। बारिश की बूंदें कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। मैं हाथ में छाता लिए मकान के सामने खड़ी थी। बाहर से सुनाई पड़ रहा था गाजे बाजे, ढोल और तेज बजता संगीत। गाने वाली की आवाज भी माशाल्लाह तीखी थी। बैठी बैठी सी आवाज में भजन टाइप कोई चीज। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। मैं पहले आ चुकी हूं धारावी पर पहली बार हिजड़ों की बस्ती से वाबस्ता हो रही हूं। मुंबई में धारावी जाना जाता है झोपड़पट्टी के लिए। एक समय में यहां मछुआरे रहते थे, समुद्र के खारे पानी का द्वीप। 19वीं शताब्दी में मुंबई में तेजी से बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी। धीरे धीरे वहां झोपड़पट्टियों का जाल सा फैलने लगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है यहाँ। वैसे तो धारावी में हर प्रांत के लोग रहते हैं। हिजड़ों की बस्ती भी काफी बड़ी है। कुछ हिजड़े यहीं के कारखानों में काम करते हैं, पर अधिकांश यहाँ से निकलकर हफ्ता वसूली करने समारोह में नाचने गाने जाते हैं। लगभग 67% हिजड़े कमाटीपुरा, विक्रोली, कोलाबा, वार्डन रोड, चौपाटी, बांद्रा जैसे इलाकों में सेक्स वर्कर का काम करते हैं। उम्र ढलने के बाद वे गुरु बन जाते हैं या हफ्ता वसूली का काम करने लगते हैं। जो ट्रांसजेंडर ऑपरेशन कराकर लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, देह व्यापार की दुनिया में उनकी अच्छी मांग रहती है। जन्म से हिजड़े अपने कुनबे में ऊंचा स्थान रखते हैं। यहाँ चमड़े के काम का बहुत बड़ा बाजार है। अंदर की तरफ चमड़े के कारखाने भी हैं। ये सब मैं छोड़ रही हूं। पर उस दिन मैं क्यों चौंक रही थी? क्यों अजीब सा डर तारी हो रहा था मेरे अंदर? मैं हिजड़ों की बस्ती में थी, वो भी ज्योति के बुलाने पर। अचानक शोर सा उठा। बरसात की कोई परवाह किए बगैर 10 हिजड़े चक्कर लेते हुए ताली बजाने लगी और नाचने लगी। उनके सामने छोकरे टाइप लड़के फूल बिछाते जा रहे थे। कुछ नोट भी उछाल रहे थे। मैं पीछे हटने लगी। कहीं से ज्योति आई और मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई भीड़ से थोड़ी दूर लेकर गई। तुम इतना देरी से आई? मैंने तो तेरे को 5 बजे आने को बोली थी ना। मैंने धीरे से कहने की कोशिश की। लोकल ट्रेन रुक गई थी थाने से। चल कोई वादा नहीं, तू मेरे साथ अंदर चल। अभी तो लंबा चलेगी ये सब नाच गाने। तू कुछ लेगी? कोल्ड ड्रिंक, बिल ड्रिंक? ये मुंबईया भाषा है और मजेदार है कि ज्योति जो है अपने को वो हर चीज स्त्रीलिंग में ही करती थी। मैं बोलती, मैं खाती, उसके लिए था ही नहीं कुछ। मैंने नहीं में सिर हिलाया। वो हाथ झकझोर कर बोली, अरे इधर शर्माने का नहीं रे। फिर ज्योति ने मुझसे तमिल में कहा, इपड़ी मुड़किया दे डी ना भयमा। इसका मतलब होता है ऐसे मत देख, डर लग रहा है क्या? ज्योति जाहिर है तमिल भाषी थी, इसलिए पहली मुलाकात में खुलकर बोलने लगी थी मुझसे। बताती चलूं कि भिलाई से मुंबई आने के बाद पहली बार मैंने हिजड़ों को नजदीक से देखा था। उनकी चाल ढाल, बोलने का ढंग और वो झन्नाटेदार ताली। डर लगता था। ऊपर से मुंबई में रहने वाली मेरी मौसियों और दूसरे रिश्तेदारों ने ताकीद कर रखी थी, पास मत जाना, पैसे मांगे तो 1 रुपए से ज्यादा मत देना और कभी मुंह मत लगना। कई दिनों तक, या यूं कहूं सालों तक ऐसा ही किया। ऑटो, लोकल ट्रेन, बस, समंदर किनारे, सड़कों पर, बाजारों में, कहीं भी ताली बजाती हुई लंब तड़ंग औरतें ही कहना सही होगा क्योंकि वे खुद यही कहलाना चाहती हैं। इसलिए मैं हिजड़ों के लिए स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करूंगी। ज्योति से मिलने से पहले मैंने शायद इस बात पर कभी तवज्जो नहीं दिया कि हमारे आसपास हर समय दिखने वाली यह कौम दरअसल है क्या। जितना पढ़ा सुना वो काफी नहीं था। उस दौर में 85-86 LGBT को लेकर कोई बड़ी मुहिम भी नहीं चली थी। मैं अब आगे का पूरा छोड़ रही हूँ। मैं सीधे ज्योति पर आ जाती हूँ। उन दिनों मैं बिजनेस इंडिया टेलीविजन में थी और हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो मैं जिनके साथ डॉक्यूमेंट्री बना रही थी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तुम स्क्रिप्ट लिखोगी? मैंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कि किस पर? तो उन्होंने कहा यूनुक पे। हिंदी में बताऊं क्या हिजड़ा? मैंने सोचे समझे हाँ कह दिया, है ना। और उसके बाद हम जब पहुंचे तो मैं वहां का किस्सा बताती हूँ कि
हमें देखकर वोट खड़ी हुई ऑफिस में, एक लंबी सांवली सी चौड़े कदकाठी की और दूसरी कुछ छरहरी सी, हंसमुख चेहरा, आबनू सी रंग और घुघराले बाल। पहली उम्र में कुछ बड़ी लग रही थी और दूसरी की हंसती हुई आंखें चुगली कर रही थी कि उसने अभी अभी युवावस्था में कदम रखा है। दोनों ने नमस्ते कहा। उदयन जो मेरे सीनियर थे उन्होंने ठसके से जाकर सोफे पर बैठ गए। मैं उनके सामने एक मोड़े पे बैठ गई बिल्कुल। तो उदयन को कम हिंदी आती थी, उन्होंने पूछना शुरू किया, तुम लोगों को सर ने बता दिया ना यहाँ किस लिए बुलाया है? बड़ी वाली ने कहा, हाँ बोला था फिल्म बनाने के वास्ते। इससे पहले कभी किसी फिल्म में काम किया है? छोटी ने सिर हिलाया और थोड़ा मर्दाना आवाज में बोली, गए साल की थी, बाहर का मुल्क से कोई लोग आए थे। यू मीन फॉरेन से? छोटी ने सिर हिलाया। वो हम लोगों को की शादी बादी होती है ना, शादी बीदी, उस पर पिक्चर बनाई थी। उदयन ने कहा कि गुड, तब तो तुम लोगों को पता ही होगा कि फिल्म कैसे बनती है। देखो हमारी फिल्म का टॉपिक अलग है, हम दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग मर्द और औरत से अलग कैसे हो, तुम लोग कैसे जीते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो और क्या सोचते हो। तो बड़ी थोड़ा गंभीर होकर बोली, मिस्टर इतना सब हम लोग कैसे बता सकती हैं? उदयन ने कहा, हम जो पूछेंगे वो बताना, हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट होगी, तुम लोगों को हम पहले दे देंगे। तो उदयन ने पूछना शुरू किया कि वो लोग मूलतः कहाँ के हैं, बचपन वगैरह। तो बड़ी का नाम कल्याणी, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक गांव वड़म्बचेरी में जन्म हुआ। बड़ा भाई फिर एक छोटी बहन। अम्मा अप्पा ने नाम रखा था सदाशिवन, कल्याणी नाम उनको गुरु ने दिया। और छोटी जो है ज्योति, चेन्नई में जन्म, माँ ने नाम रखा सुरेश, बड़ा भाई मुरुगन, अप्पा रेलवे में काम करते थे, अम्मा घर में साबुदाने का पापड़ बनाती। मुरुगन और सुरेश अम्मा की मदद करते। ज्योति नाम किसने रखा? तो उसके चेहरे पर रोशनी सी खिल गई, शर्मिली मुस्कुराहट के साथ बोली, उसने, मेरा लवर ने। ज्योति के बात करने का अंदाज पहली नजर में भाग गया, है ना। अचानक उदयन ने पूछ लिया, ट्रांसजेंडर लोग और ये हिजड़े लोग सेक्स से इतना अभिभूत क्यों रहते हैं? कल्याणी ने गुस्से से कहा, हमको इधर ब्लू फिल्म में काम करने वास्ते बुलाए क्या? क्या सेक्स तुम लोग नहीं करता? हमारे पास कौन आता? तो मर्द लोग आता, मुंह फाड़ के। तो उदयन ने साहबी अंदाज में जवाब दिया, मुझे अपने को सेटिस्फाई करने के लिए किसी हिजड़े के साथ सोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो मर्द आते हैं वो साले नामर्द होते हैं। भड़क गई कल्याणी, ताली बजाते हुए तेजी से उदयन के सामने आई और साड़ी उठाकर खड़ी हो गई। देख ले, मैं अभी देखूंगी कौन हिजड़ा कौन नामर्द, हिम्मत है तो अपना दिखा। उदयन डरकर भागा और अंदर चला गया। मैं भी डरी थी और हक्की बक्की रह गई। 2 क्षण के लिए कल्याणी ने जो रूप दिखाया वो विभत्स था, जख्मों से भरा शरीर का वो हिस्सा जिसे हम गोपनी कहते हैं, योनि कहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना हिल गई थी ये पूरा देख के। मतलब वो यादें और वो अनुभव और वो सब कुछ। ज्योति जो है वो भी किस्मत की मारी थी, बेहद प्यारी। मैंने जैसे आपको बताया कि गजब की थी बिल्कुल। और वो सारे अनुभव जो है आज तक मेरे काम आ रहे हैं। यही किरदार होते हैं जो आपको कहानियां लिखने पे मजबूर कर देते हैं या कुछ भी लिखने पे मजबूर करते हैं। ज्योति तुम्हें मेरा प्यार भाई, जहां भी हो खुश रहना। इस किस्से के एंड में वही है कि ज्योति को जो है, ज्योति के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाई। ज्योति तो बहुत प्यार में थी। हम ही लोग बेईमान हो जाते हैं कई बार, ये लोग कभी नहीं होते। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि चाहे वो रैक पिकर छगन हो या बारबाला शबनम हो या ज्योति हो हिजड़ा, इन सब लोगों ने मुझे गजब का संवेदनशील बना दिया। पता नहीं हम लोग किस बात पे गुरूर करते हैं और किस बात को लेके इतना अपने ऊपर एक क्या कहना चाहिए, दूसरों को कम समझते। कुछ नहीं है इन सब में, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं रखा। जैसे कोरोना वायरस ने राजा रंक को एक समान धरती पे लाके खड़ा कर दिया, वैसे मैं कहूंगी ऐसे जो किरदार होते हैं, जमीन से जुड़े किरदार, वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। ये जिस तरह से जीते हैं और जो इनके अंदर लड़ने का मादा होता है वो एक आम आदमी में नहीं होता। और इनसे मिलके आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो अब जब मैं किसी हिजड़े से मिलती हूँ, बहुत प्यार से मिलती हूँ, मुझे लगता है हमारे साथ का ही कोई है, उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसका जन्म, है ना। हम कौन होते हैं बोलने वाले, बताइए। हमें तो बस प्यार से रहना चाहिए, चाहे
आसपास जानवर हो या कोई भी हो, हमें कोई हक नहीं है अपने को किसी से भी ऊंचा मानने का। वापस आए, बाकी जो 3 पॉइंट रह गए चलिए उन पे बात कर लेते हैं। आप में से जो देख रहा था बिल्कुल अब तक मेरी बातें सुन रहा है, वो वापस आ जाए। अब मैं मुद्दे की बात करूंगी 8, 9, 10। तो 7, पॉइंट नंबर 7, शॉर्ट स्टोरी वर्कशॉप, कंसिस्टेंसी, रोज लिखे। 8वां, आज के दिन में, मतलब शायद 2-3 महीने तक तो पॉसिबल नहीं है, या आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसके बाद जब भी आप कहीं जाए और कहानी मिले, ऑडियो या वीडियो बना लें। निश्चित तौर पे आप किसी से मिले, आप कहीं किसी जगह खाना खाने गए, उस बंदे ने इतना आपको बढ़िया गोलगप्पा खिलाया, इतना रद्दी खिलाया, या बहुत ही स्टाइल से डोसा बना रहा है, वो उसमें अंदर नूडल भर रहा है, आकर्षक लगा, तुरंत वीडियो क्लिप बना लीजिए, ऑडियो ले लीजिए, 2 लाइन में उसकी बात को बुलवा लीजिए कि वो क्या करना चाहता है बिल्कुल, और वो आपकी कहानी बन गई। उसे बनाने के बाद आप जो है उसके साथ 4 लाइन में अपना अनुभव लिखिए। ये बताइए कि आप उसे कहाँ मिले, कैसे मिले, और उसमें आपको क्या कहानी नजर आ रही है। और अगर आप अपनी कहानी को इस तरह से किसी ऑडियो और वीडियो से सब्स्टिट्यूट कर सके तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। आइए, सबसे जरूरी पॉइंट, मार्केटिंग। शौक में लिख रहे हैं हम सब, नंबर्स कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे करें। बिना मार्केटिंग के मुझे लगता है कि आजकल कोई चीज नहीं होती। और सेल्फ मार्केटिंग कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि अपने बारे में सोशल मीडिया में या कहीं लिखना गलत है, ऐसी सोच मत रखिए। अगर आप अपने बारे में नहीं बोलेंगे तो दूसरा कौन बोलेगा। पहले खुद तो शुरू करिए, अपनी तारीफ मत कीजिए, है ना। कुछ लोग करते हैं, करने दीजिए, बट आप अपनी तारीफ मत करिए। लेकिन आप कम से कम बताइए कि मैं ये कर रहा हूं, और उन सब मीडियम में डालिए। सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब आपके हाथ में और सब मुफ्त में है। इसमें से आपको किसी में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप लिखे, जो भी वीडियो बनाए, उसे अपने सारे इसमें डालना शुरू करिए आप बिल्कुल। वहां से आपको नए दोस्त मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, 1 महीने तक अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको कम से कम 1000 से 2000 नए दोस्त मिल जाएंगे। अगर आपका फेसबुक पेज है या फेसबुक पे आप कुछ लिख रहे हैं तो नंबर बढ़ाने के लिए आप बूस्ट भी कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट में। इसके अलावा आप जो है ऑफकोर्स यूट्यूब में एक चैनल बना के डाल सकते हैं, उसमें कहानी बोल सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि कल एक नई कहानी के साथ मैं आ रहा हूं, आप सुनना न भूलिएगा। और एक काम करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मित्र की सूची में कोई इन्फ्लुएंशियल है बंदा, उनको टैग करिए। निकाल देगा, रिमूव कर देगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको आपकी चीज अच्छी लगे तो वो जरूर पड़ेगा। और सारे, मैं अगर प्रोड्यूसर्स की बात करूं या पब्लिशर्स की बात करूं, आजकल सोशल मीडिया के जरिए ही वो अपना लेखक खोजते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपके पास दोस्त है, फॉलोअर्स है, तो ये सबकी निगाह में ये चीज जाती है। और ये हर कोई आपको बता सकता है, मतलब मैं फॉर दैट मैटर इवन अदिति आपको बता सकती है कि कितने सारे नए कवि होंगे, लेखक होंगे जिनको उन्होंने सोशल मीडिया से तलाशा होगा। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में अगर आप सक्रिय हैं, अच्छा लिख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो मान के चलिए मार्केट खुद ब खुद आपके पास आएगा और खुद ब खुद रास्ते खुलेंगे आपके पास, है ना। तो वो काम जरूर करिए, इन्फ्लुएंशियल लोगों को जरूर आप टैग करिए। तो इस तरह से आपकी छोटी सी कहानी को एक नई मंजिल मिल जाएगी बिल्कुल, हाँ, या मैं कहूंगी घर मिलना शुरू हो जाएगा। और 10वां, अब आप अपने लिखे को या अपने बनाई हुई चीज को बेचना शुरू करें। कैसे बेचें? किताब के माध्यम से बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छी चीज लिख रहे हैं, और ये अच्छी चीज सिर्फ आप न कहें, जो लोग जांच रहे हैं या जो लोग वे कर रहे हैं उनको भी कहने दीजिए, है ना। और अगर कोई आपकी चीज को रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि इसमें ये चीजें लैकिंग है, तो उससे निराश ना हो।
उन चीजों को इंप्रूव करना शुरू करिए। हम सब मतलब मुझे लगता है कोई बॉर्न राइटर या कोई एकदम चमत्कारी तो बचपन से नहीं होता ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, ये आपको भी पता है। अगर आपका शौक है लिखना, आपका शौक ही कुछ नया करना, तो लगातार करते रहिए और आलोचनाओं के लिए तैयार रहिए। अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो पूछिए कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्या कमी है, उसको दुरुस्त करिए। ये मत करिए कि वो फला उसका बाप बेटा है, फला उसकी दोस्त है इसलिए। ऐसा कोई नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्रोफेशनल हूं इतने सालों से। मैं कभी किसी की कोई रचना इसलिए नहीं छापती हूँ कि वो मेरी दोस्त है या किसी ने उसको किसी के थ्रू भेजा है। मान के चलिए अगर अच्छी चीज है तो कोई संपादक, कोई प्रोड्यूसर, कोई पब्लिशर रिजेक्ट नहीं करेगा। शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका काम अच्छा हो, और काम अच्छा होना आपके हाथ में है। आप लग जाइए, आपका जुनून है, आपका काम जरूर अच्छा होगा। अच्छा, अब तो ये रास्ते भी बहुत है भाई। अब तो सिर्फ एक चीज लिखना, वही लिखना, उसी रास्ते पे जाना जरूरी नहीं है। तमाम तरह के रास्ते खुल गए हैं, चाहे वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, लेखन हो, सोशल मीडिया राइटिंग हो। हाँ, चाहे जो लिखे उसका मार्केट है। बस अच्छा लिखिए और लगातार लिखिए, तो आप किताबों की दुनिया में वेंचर कर सकते हैं, ऑडियो बुक बना सकते हैं। आपकी आवाज अच्छी है तो कहानी को खुद ही कहिए, सामने बैठ के कहिए, या सिर्फ ऑडियो बनाइए, पॉडकास्ट। यूट्यूब चैनल खोलिए अपना, यूट्यूब चैनल में कोई एक आध फोटो डालिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में भी पारंगत हो जाइए आप। हाँ, तो वो सब आपको आना चाहिए बिल्कुल। हालांकि थोड़ा सा आज फेसबुक लाइव करते समय मैं भी जरा सा टेक्निकल हिचक से गुजरी हूं मैं, बट पहली बार जब है तब उसकी बात होती है। ऑफिस में तो टेक्नीशियन कर देते हैं, अगली बार से काम अपने आप ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो लगातार आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर बने रहने होंगे, और ये बात मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ कि जितने भी आपके ये जो छोटे मोटे वीडियो बना रहे हैं और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं इन दिनों, करोड़ों में कमा रहे हैं भाई। हिंदी में, हमारी हिंदी में करोड़ों। सोच सकते हैं आप, कहानी लिख के, कहानी बोल के, वीडियो बना के। कुछ लोग जो है वो कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग करके कमा रहे हैं, कुछ लोग घर में जो है वो टिकटॉक बना के कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मीम्स बना के कमा रहे हैं। इन सब के लिए क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत है, और अगर आप अच्छा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इन सब में जो है रिसर्च करना शुरू करिए और अपना काम जमाइए। बस एक पॉइंट पॉडकास्ट का रह गया। पॉडकास्ट का भी बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है इन दिनों, तो पॉडकास्ट आप शुरू करिए अपने सोशल मीडिया में। फिर आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कुछ 3 4 5 मिल जाएंगे पॉडकास्टर जो आपके पॉडकास्ट के लिए पैसा भी देते हैं बिल्कुल। तो बस उनके हिसाब से आप काम करिए, और बस फिर क्या है भाई, क्रिएटिव राइटिंग या लेखन के बादशाह बन जाइए। देखिए, बातें करते करते कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ किरदार, और आराम से हम जो है हमारा 1 घंटा गुजर गया नहीं, ऑलमोस्ट। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा भी एक बहुत दिलचस्प 1 घंटा गुजरा है। और अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई सवाल है, हाँ, कई लोग लिख रहे हैं, मैं यहां से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके सब सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि इस वक्त ये पढ़ते हुए सवालों का जवाब देना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अंकिता पांडे, विश्वास भैया, आप सबके सवाल मैं देख रही हूँ बिल्कुल। हाँ, सबके जवाब दूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब जुड़े हुए हैं। शालिनी वर्मा, वैशाली कटारिया, हाँ, अनिता सिटी वर्मा, इंदिरा जी, राजीव, रेखा अबॉट। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये वर्कशॉप आपके काम का रहा तो थोड़े और स्टार और दिल उड़ाइए तो जरा आप लोग जो भी ऑनलाइन है थोड़े दिल विल उड़ाइए, मजा आता है देखने में बिल्कुल। हाँ, तो उड़ते हुए दिल और उड़ते हुए क्या कहना चाहिए, थम्स अप के साथ। क्या हम आज का ये एपिसोड बंद करें? आप बताइए कि थोड़ी देर और कुछ बात करें, बताइए। हाँ, चलिए, मुझे लगता है सेशन काफी रहा।
कुछ काम की बातें हुई, कुछ मजेदार बातें हुई। हाँ, तो क्या मैं थोड़ा सा ये जो किस्सा है एफओ जिंदगी का और सुना दो? हाँ, चलिए एक लास्ट चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ जो इसका एंड है। मैंने शुरुआती चैप्टर